हमारे साथ हैं MR शरण, PhD छात्र हैं, और स्वाति साहनी हैं, वो भी वहाँ से पढ़ के आई हैं। तो आप लोग, स्वाति, आप बिना हार्डवर्क के ही वहाँ पर चली गई थी हार्वर्ड में? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ना ही मेरा जन्म कोई पॉलिटिशियन के घर हुआ, ना ही कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर हुआ। मेरा जन्म तो एक मध्यम वर्ग के परिवार में दिल्ली में ही हुआ, जहाँ बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो LSR जैसे अंडरग्रेड कॉलेज में आप जा पाओगे, बाहर पढ़ कर आओगे तो और जिंदगी में बेहतर करोगे। तो हमने तो एक ही चीज जिंदगी में सीखी, मेहनत करना, और उधर से ही हम हार्वर्ड पहुंचे, जहाँ रात को 4-4 बजे तक पढ़ाई करते थे। और अब वापस दिल्ली आकर, आप जो इकोनॉमिक्स में, आपका कौन सा डिपार्टमेंट? मैंने वहाँ पे एक मास्टर्स किया, इंटरनेशनल एजुकेशन। तो आपको लगता था वहाँ जो नोबेल प्राइज वाले अर्थशास्त्री हैं सब बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बिना डिग्री के आ गए? ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और आज की डेट में डफर भी नहीं थे, डफर भी नहीं है, बिल्कुल। आज की डेट में भारत में इतने छात्र जो सिर्फ हार्वर्ड नहीं, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इस तरह की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़कर अब वापस इंडिया वापस आ रहे हैं। यहाँ कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा स्टार्टअप की जो हम बातचीत करते हैं, इनमें से काफी लोग बाहर ही पढ़कर आए हैं और अब यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक सिर्फ ये बात कह देना कि अपने पॉलिटिकल रीजंस या आपकी बात से अगर कुछ लोग सहमत नहीं हैं कि जो भी हार्वर्ड पढ़कर आया वो कुछ समझ में नहीं आता, हमें ये बात हमें कुछ समझ नहीं आती। आपको लगा कि थोड़ी अजीब बात है? थोड़ी तो अजीब बात लगी। थोड़ी तो अजीब बात है। हम भी यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या बला है हार्वर्ड की वहाँ से पढ़कर आए। वैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आधे लोग जो हार्वर्ड से आए हैं, मतलब वहाँ पढ़ाए हैं, फेलो हैं, या वहाँ पर पढ़ के आए हैं कैम्ब्रिज से, वो लोग तो नोटबंदी लागू ही कर रहे थे। तो ऐसी बात नहीं कि सारे बड़े अर्थशास्त्री गोल हो गए थे और यार बिजली फ्यूज हो गई। लेकिन फिर भी क्या है उस विश्वविद्यालय में ऐसा, जैसे आप लोग वहाँ जाना चाहते हो, जो आप मेरठ यूनिवर्सिटी, महाराजगंज के इंटर कॉलेज में नहीं सीख सकते? ऐसा क्या सीख लिया आपने? आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो है फंडिंग। अच्छा। जो जैसे अब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरा पूरा फंडिंग है वहाँ पे यूनिवर्सिटी। मैं PhD कर रहा हूँ तो PhD का स्टाइपेंड मिलता है। एंड ऐसे बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, और हार्वर्ड के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो ये रिसोर्सेज के तहत वो लोग क्या करते हैं कि जो भी आपको करना है, जैसे अब मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करता हूँ तो मैं अभी इस पूरा साल, मैं अभी इस दिसंबर से लेकर सितंबर तक मैं इंडिया में ही हूँ। मैं कुछ रिसर्च यहाँ कर रहा हूँ, बिहार में 2 प्रोजेक्ट है, यूपी में कुछ चल रहा है। तो बेसिकली आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज जो है, जो उनके पास रिसोर्सेस है, और इस रिसोर्सेस की वजह से बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है, जिससे मतलब लोग आते हैं और अच्छे लोग आते हैं, उनसे और भी अच्छे लोग आते हैं। तो बहुत सालों से ये चल रहा है। तो इस वजह से वो आज के वहाँ के अर्थशास्त्रियों को पढ़ाया क्या जाता है? मतलब वहाँ जाते हैं, इसे कैसे सेटिंग कर लेते हैं कि UPA में भी वो गवर्नर बन जाते हैं, NDA में भी गवर्नर? ये चालू लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग क्या करते हैं लोग? उसके बारे में मुझे ये है, वो कोई एलिट नेटवर्क बन जाता है क्या, एलुमिनाई वाला, कि एक दूसरे को पहले डिप्टी बनाओ फिर गवर्नर बना दो? क्या है ये? आई थिंक 2 चीजें है। एक तो नेटवर्क्स जो आपने बोला वो बिल्कुल बनता सही है। नेटवर्क्स तो है, हर जगह है, आपको भी पता है, मीडिया में भी है, हर जगह है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्वालिटी भी मैटर करता है। अगर मैं हूँ, अब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, इससे पहले कर्नाटका में मेरा स्कूलिंग हुआ, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। तो फिर उसके बाद मैं जब अप्लाई करा था PhDs को, तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किया और यहाँ पे मिल गया मुझे, तो मैं इसी को चूज किया बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो ऑब्वियसली क्वालिटी आपको जगह कई अंतर्राष्ट्रीय, कई देशों से प्रतियोगिता के बाद मिली होगी ना वहाँ पे? ऐसा मतलब यूएस में प्राइमरली अप्लाई किया मैंने, क्योंकि अभी यूएस में PhD का फंडिंग बहुत इजी है, और मतलब अगर मिल जाता है एडमिशन तो लाइक्लीहुड ऑफ फंडिंग थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए उसी सीट के लिए कोई पाकिस्तान से ट्राई कर रहा होगा, कोई ब्रिटेन से कर रहा होगा, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे आप कम्पीट करते हैं। एग्जैक्टली। और मेरा इसके लिए आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, सोचने से हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो बोला था वो शायद वो कैंपेनिंग स्टाइल में जो है उन्होंने बोल दिया, वो कैची फ्रेज है, इस वजह से हम यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बहुत कैची फ्रेज है। और अब बोल दिया उन्होंने, मुझे लगता है कि अगर ये सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया मैंने। क्या खास बात है वहाँ की पढ़ाई में जब आप गए, उसका जो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर? हम लोग अब दिल्ली विश्वविद्यालय या अब किसी भी विश्वविद्यालय में एक अच्छा ऑडिटोरियम तो होता ही है। लाइब्रेरी भी अब उनकी पहले से ठीक ठाक हो गई है। क्लासरूम के बोर्ड भी थोड़े बदल दिए गए हैं, भारत के सभी कॉलेजों के नहीं, लेकिन कई कॉलेज के बोर्ड रूम, क्लासरूम वगैरह अब ठीक ठाक नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं, मतलब इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया से ही आते हैं, वहाँ से बाहर बहुत सारे देशों से आते हैं। जैसे आपने बोला पाकिस्तानी, मेरा एक को-ऑथर है पाकिस्तानी है, तो और मेरे बैच में 9 यहाँ मत छपवाइएगा। हाँ, नहीं, तो वही यही बात है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत जगह से लोग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स है, तो ये
बस एक चीज़ का नहीं है, मैं दिल्ली स्कूल से हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब मुझे लगा कि वो जो मास्टर्स प्रोग्राम हमने ये वाला अच्छा है कि हार्वर्ड वाला अच्छा है? जो यहाँ के प्रोफेसर है डीएससी के, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे यहाँ के प्रोफेसर, मैं सच में बोलता हूँ कि यहाँ पे ये अच्छे बहुत हैं। अच्छे प्रोफेसर थे। यहाँ का एक बहुत ये भी है कि कुछ जो है वो टीचिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। वहाँ पे कभी कभी ये होता है, कुछ टीचर्स होते हैं, पता नहीं इनका एक्सपीरियंस कैसा है, मुझे लगा कि कुछ लोग अपने रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते हैं, टीचिंग में थोड़ा कम। यहाँ टीचिंग बहुत सही होते हैं। और जो हमने मास्टर्स डिग्री मैंने किया 2 साल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या 3 साल हंसराज कॉलेज में, बहुत ही अच्छा टीचिंग मिला मुझे। एंड आई थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ जस्ट द क्वालिटी ऑफ द डिग्री आई गॉट, मुझे लगता है मैं कोई कमी नहीं थी। मतलब मैं वहां गया तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनसे कम हूँ, जो लोग आए थे वहां पे उनसे कोई कम मेरे को ट्रेनिंग मिला है, ऐसे मुझे कभी नहीं लगा। मतलब आपको यहाँ के टीचरों में भी दम नजर आया है? बहुत दम नजर आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका भी अपना एक स्टैंडर्ड है। पर स्वाति, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे ख्याल से काफी महंगा विश्वविद्यालय है ना, इतना आसान नहीं है वहाँ पे। वही पढ़ाई आप यहाँ भी पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि जो वो पैसा लेता है, क्या उसके बदले में वो आपको माहौल और उस तरह का कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। चाहते हैं कि और भी छात्र आपकी तरह हार्वर्ड जाएं, और एडमिशन कैसे होगा लास्ट में बता दीजिए, नहीं तो फिर वो मुझे ईमेल करेंगे कि आप लोगों ने एडमिशन का नहीं बताया, तो वो जरूर बता दीजिएगा। एक तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि हार्वर्ड सिर्फ एक अमीर प्रिविलेज घर का इंसान ही जाता है। अच्छा, मैं भी ऐसे ही सोचता था। हाँ, क्योंकि ऐसे न्यूज में सुनने में आता है कि भारती मित्तल के बेटे वहाँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं, चुनिंदा 4-5 चिदम्बरम, आपको नाम सुनने में आएगा। जैसे मैं हूँ, जिस टाइम मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हुआ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय के साथ काम करती थी। और मेरी तनख्वाह 35,000 रुपया महीना थी। मैंने कुछ जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ा था। पहले मैं दिल्ली में एक स्कूल में टीचर थी, फिर एनजीओ में काम करती थी, बट मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। फुलब्राइट स्कॉलरशिप है, जिसमें 50% भारत सरकार और 50% अमेरिकी सरकार पैसा डालती है इस तरह के छात्रों को आइडेंटिफाई करके जिनमें उन्हें लगता है कि कुछ पोटेंशियल है। और उस पूरे पैसे से मेरे फ्लाइट के टिकट, वीजा से लेकर सारा पैसा सरकार ने दिया, और जाकर मैं वहां पढ़कर आई। और मेरे जैसे वहां हजारों बच्चे हैं। लगभग हर बच्चा जो हार्वर्ड में पढ़ता है वो उसको किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल एड जरूर मिलता है। इसी तरह से जैसे डीयू में भीड़ होती है छात्रों की, उसी तरह से वहां भी भीड़ होती है? बिल्कुल होती है। हजारों बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, अलग अलग दुनिया के देशों से आ रहे हैं, ब्राजील से, पेरू से। एक्टिविस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, अपनी जिंदगी में छोटे लेवल पे लीडरशिप लिया होता है उन्होंने। अच्छा। वही हार्वर्ड आइडेंटिफाई करके उन बच्चों को मौका देता है, क्योंकि वो भी अपना अलमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस तरह का भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कम होगा, जहां दुनिया भर से छात्र आते हों, अलग अलग पृष्ठभूमि के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट होता है वो वैसा भी एक्टिविस्ट होता है जो तरह तरह के होता है, जिससे सरकारों को दिक्कतें होती हैं, वो भी वहां आ जाता है। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगी, जो मुझे लगा भारतीय शिक्षा और अमेरिकी शिक्षा में मुझे फर्क लगा। मैंने अपनी अंडरग्रेड एजुकेशन, लाइक आई मेंशन, लेडी श्रीराम कॉलेज में किया, और एक पहला मास्टर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में किया। और जैसे इन्होंने बताया, मुंबई में, और जैसे इन्होंने बताया, आई वुड से बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों। टीचर्स यहाँ पर एक्सट्रीमली कमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत मूल डिफरेंस लगा वो ये था कि अमेरिका में बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग का एक मौका दिया जाता है। आप अपने टीचरों को उनके नाम से बुलाते हैं, एक हायरार्की टूट सी जाती है, और सब लोग साथ में सीखते हैं। शुरू में बंदा बौखला भी जाता है कि मैं अपने लिए कैसे सोचूं, लेकिन यहाँ इंडिया में थोड़ा सा वो वाला जो एक कल्चर है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो है। टीचर और एक स्टूडेंट में हायरार्की है। जिस तरह अब हम इस तरह माहौल भी देख रहे हैं कि एलएसआर की अगर कोई कुछ बच्ची कह रही है तो सारी इंडिया उसके पीछे पड़ गई है। अगर जेएनयू में कुछ बच्चे अगर एक अलग बात कहना चाह रहे हैं तो उनकी बातों को दबाया जा रहा है। ये चीज मैंने बहुत डिफरेंस देखा। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वहां भी आके लोग बहुत सारा, जैसे वहां की यूनिवर्सिटी ने मिलकर अपने प्रेसिडेंट की पॉलिसी के खिलाफ ही केस कर दिया है। यहाँ के तो अगर प्रधानमंत्री ना भी बुलाएं तो वीसी साहब खुद ही पहुंच जाए सुबह सुबह समर्थन करने के लिए कि हम भी करना चाहते हैं, मेरा भी नाम लिख लीजिए, अखबार में छपवा दीजिए। तो ये क्या माहौल है, थोड़ा समझाना चाहते हैं। आई थिंक 2 चीज़ें, एक तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जब मुझे अभी याद है कि पिछले साल जब जेएनयू के खिलाफ जो भी हो रहा था, तब हार्वर्ड में भी स्टूडेंट्स ने सॉलिडारिटी दिखाया जेएनयू के साथ। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा, उस नैरेटिव को थोड़ा टेम्पर करना चाहता हूँ कि इस साल फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन बनाने की कोशिश की। हार्वर्ड में हम सब हमको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन हमको टीच भी करना पड़ता है, तो हम एम्प्लॉयज है हार्वर्ड स्कूल का।
तो फिर हमने कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने थोड़ा प्रेशर डाला था हम पे कि यूनियन ना बनाए, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड में आपको ये समझना चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हमेशा अपना एक लॉजिक होता है। तो थोड़ा प्रेशर डाला था। हार्वर्ड का स्टूडेंट्स वोटेड एंड वी लॉस्ट, मतलब जो यूनियन के सपोर्टर्स थे वो हार गए। तो लेकिन उससे भी अगर जीत जाते तो आप लोग बना लेते ना, फ्रीडम देते हमको, मतलब अच्छा, वो देते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप बना सकते हैं। एग्जैक्टली, तो यूनिवर्सिटी अपना फ्रीडम देती है। बिल्कुल वो ऐसा जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी जो उधर हरियाणा में कहीं है कि बोला आपने तो टीचर को निकाल दिया और साइन किया, वैसा नहीं है। वैसा नहीं होता, वैसा बहुत कम होता है। मैं एक आपको इंस्टेंस दूंगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आप जानते ही होंगे कि इकोनॉमिक्स का पूरा डिस्कोर्स जो है वो थोड़ा सा प्रो कैपिटलिज्म तरह का है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने एक डायलॉग अरेंज किया जहां पर हमने नोआम चॉम्स्की जो MIT में रहते हैं उनको बुलाया, हार्वर्ड गार्डनर जो अगेन थोड़े लेफ्ट लिंक थिंकिंग स्कॉलर हैं उनको बुलाया, और 200 बच्चों को बिठा के हमने एक बातचीत की कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हम और कैसे थोड़ा ओपन कर सकते हैं लेफ्ट थॉट के साथ। तो यूनिवर्सिटी ने इसको फंड भी किया, यूनिवर्सिटी ने इसको अलाउ भी किया, यूनिवर्सिटी ने मुझे परेशान नहीं किया कि मैंने ये बातचीत क्यों की। पर मैं एक समय कम में जानना चाहता हूं कि मुझे जैसा लगता है कि दुनिया की जो आर्थिक नीति चल रही है वो कोई एक ही आदमी बना रहा है, जिसका सिंपल उदाहरण है कि आप मलेशिया लैंड कर जाएं या फिर जयपुर लैंड कर जाएं, एयरपोर्ट एक ही तरह का होता है। तो कोई एक आदमी एक नक्शा बना के भाग गया जिसको लेके सब वही बनाते चलते हैं। तो आप क्या देख पाते हैं कि इन नीतियों को जब आप गरीब से गरीब लोगों में जाते हैं कि ये पहुंचती नहीं है, ये चंद मुट्ठी में के चंद लोगों के लिए ये नीतियां हैं? इंडिया में, अमेरिका में, इंडिया में यही का वो आई थिंक वो बिल्कुल सही बोला आपने कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो ब्रॉडली और इक्वालिटी का जो बात है वो ट्रेड ऑफ शायद थोड़ा ज्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ गया है। जैसे थॉमस पिकेटी ने कहा कि भाई 1% लोगों को, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि 1% लोगों के पास 50% के बराबर की संपत्ति है। बिल्कुल सही है। और हमको, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स हेल्थ और एजुकेशन में थोड़ा कम हुआ इंडिया में हिस्टोरिकली। हमको बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा सारे तो ये अर्थतंत्र में, इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी में तो यही हार्वर्ड वाले हैं। तो आपको लगता है कि ये गिरोह की तरह काम करते हैं? ये कॉर्पोरेट के अलायंस है, IMF में भी रहते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रहते हैं, सरकार में घुस के भी उन्हीं की नीतियां लागू करवाते हैं। मुझे मतलब मैं जो इकोनॉमिस्ट जो हार्वर्ड ही एक तरह से, हाँ नहीं जो इकोनॉमिस्ट में से मैं इधर बैन नहीं होता है, हाँ। नहीं जो इकोनॉमिस्ट हार्वर्ड में मैं मिला हूँ, जैसे अमर्त्य सेन, वो तो बिल्कुल ये फिलॉसफी में नहीं मानते हैं कि सब ग्लोबल कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना है और बस अनफेटर्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए। और उनसे मैं बहुत बात कर चुका, मतलब मेरे फर्स्ट ईयर में मैं उनका कोर्स में भी था, एंड मुझे लगता है कि उनको बहुत फ्रीडम मिलता है और वो हिस्टोरिकली इंडिया को बहुत इन्फ्लुएंस किए हुए अपने आइडिया से। तो मुझे लगता है कि हार्वर्ड में वो लोग भी है, और मेरे एक और प्रोफेसर है जो MIT में है लेकिन हार्वर्ड से उनका PhD हुआ था, अभिजीत बैनर्जी, वो भी अगर उनसे बात करेंगे तो उनका बहुत नुआंस होता है। ऐसे नहीं होता है कि कैपिटलिज्म बिल्कुल सही है, कम्युनिज्म बिल्कुल सही है, वो एक नुआंस तरीके से बात करते हैं और आइडिया होता है। और जो लोग यहाँ बैठ के मतलब सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं या सिर्फ कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि दे आर नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंटेटिव कि हार्वर्ड में क्या है, थॉट क्या है, कैसा है। अगर JNU से तुलना करें, आप लोग कभी गए होंगे तो मैं तो वहाँ का छात्र हूँ नहीं, तो वहाँ जिस तरह की बहसबाजी होती है, जो भी होती है, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं हार्वर्ड और JNU को? देखिए, मैं भी JNU की छात्र नहीं हूँ, तो गलत होगा मेरे लिए कि मैं एक पूरे यूनिवर्सिटी पे इस तरह से कमेंट किया जाए। बट आई थिंक एक जो एज अ यंग पर्सन, एज अ यंग वुमन एंटरप्रेन्योर इन दिस कंट्री, एक चीज जो मैं बहुत महसूस करती हूँ, पिछले एक साल में बहुत महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि आई थिंक हर लेवल पे हमारा जो देश वो इंटॉलरेंट होता जा रहा है। चाहे वो पॉलिटिशियन के लेवल पे है कि कोई बात कह दी तो हम बुरा मान गए, या अगर 20 साल की एक लड़की ने या कुछ छात्रों ने मिलकर कुछ ऐसी बात कह दी तो हर इंसान एक दूसरे को लेबल करे जा रहा है। बातचीत नहीं कर रहे, इस तरह का डायलॉग नहीं कर रहे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए क्या अच्छा है, एजुकेशन के लिए क्या बढ़िया है। आप हार्वर्ड के छात्र लाइए, आप जो यहाँ पढ़े हैं छात्र लाइए, ब्रिंग द बेस्ट माइंड्स टुगेदर और इंडिया के विकास के लिए कुछ करिए। ये जबरदस्ती के लेबल्स सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए। चलिए, मैं एक सवाल आप लोग से पूछता हूँ कि वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसा क्या है कि नोबेल प्राइज जीत लेते हैं और अपने इंडिया वाले नहीं जीत पाते हैं? मैंने इंडिया वाले तो सरकार बदलते ही कहीं 100 जगह वाइस चांसलर बन जाते हैं। वाइस चांसलर नोबेल प्राइज से ज्यादा बड़ा पद होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि मतलब हमारे इतने काबिल हैं। अमर्त्य सेन को अगर आप छोड़ दें या 2-3 लोगों, मुझे लगता है अगले 20-30 साल में हम देखेंगे और इंडियन जो है जो इनको नोबेल कोई इंडियन पर्सपेक्टिव है क्या अपना वहाँ के बीच में, या उन्हीं का चलता है टॉप डाउन टाइप से? मुझे लगता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करें तो उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इंडिया का रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे सिलेबस में इंडिया के बारे में है, लेकिन अगर
कुछ फील्ड जैसे लेबर इकोनॉमिक्स है, उसको नाम है लेबर इकोनॉमिक्स, बट अमेरिका में जैसे पढ़ा जाता है बस अमेरिका का पेपर्स होते हैं उसमें ज्यादातर, बहुत कम बाहर का होता है। तो मुझे लगता है हमको अपना एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थॉट बिल्ड करने की जरूरत और वो होगा। लगता है कि अभी हम बहस करते हैं यहाँ के आर्थिक अखबारों को पढ़ते हुए या नेताओं के भाषण को सुनते, आपको लगता है कि हम अभी भी जिस स्तर की बहस की जरूरत है करते हैं पब्लिक स्पेस में? कम करते हैं फॉर श्योर, लेकिन वो बढ़ेगा। मुझे लगता है वी आर स्टिल यंग डेमोक्रेसी, हमको 60-70 साल हुए हैं, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट भी 200 साल की पुरानी है। तो सब विद टाइम आई थिंक सब क्या काफी चेंज हुए आप लोग हार्वर्ड जाने के बाद, मतलब दुनिया भर के छात्रों से जब मिलते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब चेंज नॉट इन फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं बोलूंगा, लेकिन इन आपकी समझ के हिसाब से आप युगांडा वाले से मिल रहे हैं, कीनिया वाले से मिल रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस तो बनता होगा ना। यहाँ दिल्ली में जब पूरी जिंदगी बीत गई दिल्ली वालों से ही मिलते रह गए एक तरह से, अगर आप देखें तो। किसी को मौका मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि अलग देशों में, अपने राज्य में, अपने देश में घूमें, लोगों से बात करें। आई थिंक टॉलरेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे अगर ट्रम्प को मधेपुरा ले जाना चाहता हूँ, चल के रहो वहां पे 4 महीना, अगर तुम्हें दिक्कत है तो आ जाओ, मैं मधेपुरा रखवाता हूँ तुम्हें, घूमो जरा सा वहां नाव लेके कोसी नदी में अपना जाके सहरसा जिला में। नहीं, इनके बाद मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है रेस्पेक्टफुली डिसएग्री। मैं आपसे वहां पर होता है, हर जगह होना चाहिए, वहां पे होता है, यहाँ पे नहीं कम होता है। वहां भी आजकल गोली मारने लगे, वहां भी एग्जैक्टली। बट आप जो बोल रहे हो मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपको। वो रेस्पेक्टफुली डिसएग्री वाला जो कॉन्सेप्ट, सहमत असहमत हो लेकिन गौरव करते हो दूसरे आदमी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कम हो गया। वहां भी राइट विंग जो जैसे प्रेशर होता है, वहां भी हार्वर्ड के भीतर भी है। हार्वर्ड के भीतर थोड़ा कम है, लेकिन बाहर तो आपने देखा ट्रम्प। देखिए थोड़ा एक्सेप्शन ये भी, आप थोड़ा नुआंस तरीके से अगर इसको समझेंगे तो हार्वर्ड मैसाचुसेट्स स्टेट में रहता है, जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट है, तो वो लोग हमारे तरीके की ही बात करते हैं। अगर आप रेडनेक स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ अलग तरीके की बात होगी। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को चाहते होंगे आप लोगों को देके हार्वर्ड भेजे, जल्दी से बता दीजिए टिप्स कैसे। मेहनत करिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे और उसका इम्तिहान कब निकलता है, जुलाई में कि अगस्त में, ये बताना इंडियन पेरेंट्स को सबसे पहले जरूरी है। हाँ देखिए 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ वहाँ का सिस्टम ये नहीं है कि आप 99% ले आए तो आपका एडमिशन हो गया। अच्छा। बाहर की यूनिवर्सिटीज लीडर्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अच्छा, ये सीबीएसई बोर्ड वाले को देख के नहीं बुलाते। मैंने लीडर मतलब आप अपने अपने जैसे गाने में या नाटक में, सामाजिक कार्य में, ये सब करवाना पड़ेगा। तो इंडियन पेरेंट्स तो ये सब करवाएंगे नहीं, मतलब इतनी जल्दी। लड़कियां ही ज्यादा करेंगी दिल्ली में देख के, तो यही लगता है। नहीं, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ऑलराउंड पर्सन। नंबर की जरूरत नहीं है, 70-80% हो, लेकिन बाकी और कुछ चीज एक्स्ट्रा वो करते हैं तो आप उसमें चुने जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो ये ट्रेड ऑफ हो सकता है, थोड़ा ट्रेड ऑफ हो सकता है और स्कॉलरशिप मिल सकता है। पर ये एक बड़ा है कि हमारे प्रोफेसरों में भी दम है और आने वाले समय में वो कर ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन सपोर्ट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज की हालत देखिए, टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हो रहे हैं। वो वहां भी हैं, आपके यहाँ अमेरिका में भी ज्यादातर टीचर ठेके पे पढ़ा रहे हैं, तो ये इधर भी बता देते हैं। और मैं तो कई बार पढ़ता हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जो परमानेंट प्रोफेसर नहीं होते, टेन्योर वाले, उनकी शायद वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं और वो सरकारी मदद पे जीते हैं, मतलब ये हालत होती है। ऐसा क्या? नॉट एट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड। मैंने प्रो पब्लिका और अटलांटिक में पढ़ा है, मतलब हार्वर्ड में तो ऐसे नहीं, हार्वर्ड में ऐसा नहीं। अरे मतलब आप लोग हार्ड वर्क कर लेते हैं। चलिए, आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि हार्वर्ड में जाना ठीक है, वो फैसला कोई गलत फैसला नहीं है, जहां भी अवसर मिले। और आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि पूरी जिंदगी एक मुल्क में नहीं गुजारनी चाहिए, एक से अधिक मुल्क में जिंदगी बितानी चाहिए, एक से अधिक राज्य में जीना चाहिए, एक से अधिक संस्थानों में पढ़ना चाहिए, तभी आप नया नया जानते हैं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि एलपीजी सिलेंडर 86 रुपया महंगा हो गया है। 3 साल में सिलेंडर 414 रुपया से बढ़कर 777 रुपया हो गया है। और अब बैंक से 3 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि 4 या 5 बार से ज्यादा अगर आप उनकी शाखाओं से पैसा निकालेंगे तो 150 रुपया आपको देना होगा। आप इसे बिल्कुल वसूली मत समझिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ गई है तो आप उन्हें 150 रुपया खुशी खुशी टिप में देंगे। यूपी में छठे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 7वें दौर के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इस दौर में 8 मार्च को 40 विधान सीटों पर मतदान वोट पड़ेंगे। आखिरी दौर के चुनाव में बाहुबलियों का बड़ा साया रहेगा। इनमें से एक मुख्तार अंसारी का परिवार भी है, जिससे समाजवादी पार्टी ने चुनावों से ऐन पहले किनारा कर लिया। अंसारी परिवार के 3 लोग अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 2 मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पर बीजेपी के एक पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में केस भी चल रहा है। अंसारी भाइयों के गढ़ को तोड़ने की चुनौती ली है कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने। श्रीनिवासन जैन की खास ग्राउंड रिपोर्ट।
वो अपने तय वक्त से 1 घंटे की देरी से पहुंचे, लेकिन वाराणसी के पास इस सभा में अफजाल अंसारी को सुनने के लिए जमा मजमा तितर बितर नहीं हुआ। प्रचार करने की मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा अंसारी न तो मंच पर जाते हैं और न ही माइक पर बोलते हैं। 1 मिनट लेट आपके, लेकिन चुनाव आयोग का जो कानून है उसके हिसाब से आपको मीटिंग नहीं की जाती। कानून का पालन उनके रिकॉर्ड को देखते हुए शायद कुछ लोगों को अजीब लगे। अफजाल अपने भाई मुख्तार के साथ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हैं। राय ने अंसारी भाइयों के गढ़ गाजीपुर में जीत हासिल की थी, जिसके 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसी आरोप में मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है, लेकिन अफजाल जमानत पर छूट गए। हम अपनी ताकत सच्चाई जो भी हो, लेकिन आरोप और जेल की सजा इन भाइयों के चुनावी सफर में कभी रुकावट नहीं बने। पहले समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर और अखिलेश ने जब किनारा किया, तो अब बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के तौर पर इनका असर बरकरार है। जिस तरह से उन्होंने अपमानित और जलील किया है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे आप हैं, मुख्तार आपके भाई हैं, वो जेल में रहते हुए भी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, तो सब इसकी वजह यही मानते हैं कि एक भय का उसका मेन कारण है। दिस इज फियर फैक्टर, क्योंकि आप देखिए बाहुबली कैंडिडेट हैं, आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। सब तो कोई नहीं मानता। मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आप लोग दिल्ली और लखनऊ की फिजाओं से निकलकर जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद आ गए ग्राउंड लेवल पे। आप मऊ में चले जाओ, पहले इसकी सच्चाई को समझो। आज की डेट में अगर कोई आदमी जो मौजूद भी नहीं है वो इलेक्शन जीतता है, हमारे देश की मीडिया स्वतंत्र है और उसको ये अख्तियार है कि वो जिसे जो चाहे लक़ब दे दे। वो फियर फैक्टर की वजह से नहीं है। अब आप पहले ग्राउंड पे जाएंगे तो पता चलेगा, वो उसकी लोकप्रियता है, गरीबों के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मदाबाद में मसीहा बनने की बात को चुनौती दे रही हैं बीजेपी की उम्मीदवार और कृष्णानंद राय की विधवा अलका राय। हम लोगों की लड़ाई एक अपराधी से है, उस अपराधी को हराने के लिए आप लोगों की ताकत की जरूरत है। क्या वाकई अभी भी इन लोगों का प्रभाव है, भय है? हाँ, इस तरह का भय पैदा करते हैं आसपास के लोगों में। हर गांव में अपना जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जाकर के लोगों से कहिए कि हमको वोट दे, नहीं देंगे तो हम बताएंगे। तो लोगों के लिए इतना ही भय काफी है। असलियत इससे पेचीदा है। बीजेपी की बैठक में कुछ लोग कहते हैं कि अंसारी की गुंडागर्दी के वो गवाह हैं। 2004 में हमारे यहाँ सलेमपुर में बूथ कैप्चरिंग भी हुई। हमको मारे भी गए थे, हम लोग गए थे हॉस्पिटल में भर्ती भी थे और हमारे ऊपर गोलियां भी चली, लेकिन ऊपर वाले का ऐसा कृपा हुआ कि हम लोग बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी के दिल में अंसारी का खौफ है। हमको एक ऐसा मतलब लगता है कि बहुत भय है यहाँ पे, मतलब उनका प्रभाव है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। यह है कि मतलब कि वो सामाजिक हैं, आपके दुख सुख पर मतलब कि हाजिर होते हैं, गरीबों के मसीहा भी हैं। कौन? मुख्तार? हाँ, करते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या करते हैं? जैसे भलाई करते हैं, गरीबों का भलाई करते हैं। अफजाल का दावा है कि राय का खुद आपराधिक रिकॉर्ड था और उनकी हत्या उनके दूसरे किसी विरोधियों ने की होगी। हम लोग बिहार के बॉर्डर के रहने वाले हैं। बिहार में नक्सलाइटों की सेना है और उसके अगेंस्ट में रणवीर सेना है जी। ये रणवीर सेना के लेफ्टिनेंट थे और उनके मर्डर के पीछे हो सकता है उनका हाथ हो। इनका खुद जो कृष्णानंद राय हैं, उनके जो दुश्मनी बिहार में लोगों से है, जो इन्होंने सेना के या नक्सली साइड से? नक्सली साइड से। आप कह रहे हैं कि कृष्णानंद राय का मर्डर नक्सलियों ने किया? क्यों नहीं? यहाँ पर उसके विरोध करने वाले लोग उसके डर और भय से कोई बोल नहीं सकता है। तो मुझे किसी चीज की डर नहीं है। कभी गवाहों को पैसे के बल पर खरीद लिया, जो पैसे पर नहीं बिके उसको मरवा दिए, जो हाँ उसको पैसे के बल पर खरीद लिए। आखिरी एक सवाल आपसे ये पूछना था कि उनका कहना है कि आपके जो स्वर्गीय पति हैं उनके भी खिलाफ बहुत सारे केस थे और उनके भी बहुत दुश्मन थे, तो शायद उनका मर्डर किसी और के हाथ से भी हुआ होगा। नहीं किसी नहीं। अंसारी भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड का असर तो उनके चुनावों पर नहीं पड़ा है, लेकिन इस पिछड़े इलाके में विकास न होना
उनके दबदबे के खात्मे की वजह बन सकता है। कुछ काम वाम किए, कुछ हुआ 5 विकास? साल में कोई विकास नहीं, इस 5 साल में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो गया। पहले काम था। तो इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन। अच्छा, 100 में 100 विश्वास है कि परिवर्तन होगा। गाजीपुर से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बिहार के सहरसा जिले का एक बड़ा इलाका बीते 60 साल से एक पुल को तरस रहा है। कोसी नदी पर पुल की इस मांग को नेताओं अफसरों ने कभी तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये है कि इस इलाके को लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती। लेकिन अब यहां के लोग आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। पुल की मांग को लेकर एक आदमी के आमरण अनशन से शुरू हुई मुहिम में अब हजारों लोग जुड़ गए हैं। उनके समर्थन में आ रही भीड़ को देखकर अब नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कम से कम इन गांव वालों को एक पुल का तोहफा तो जरूर दे देंगे। सहरसा जिले के सलखुआ में कोसी नदी के किनारे देगराही घाट पर पुल बनाने की मांग। इस इलाके में नदी पार जाने के लिए पुल बनाने की मांग करीब 60 साल पुरानी है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कभी इसकी सुध नहीं ली। ऐसे में एक स्थानीय युवक बाबूलाल शौर्य ने पहल की। 19 फरवरी को वो खुद ही आमरण अनशन पर बैठ गए। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और अब 30 से ज्यादा लोग उनके साथ इस अनशन पर बैठ गए हैं। अनशनकारियों के समर्थन में सैकड़ों स्थानीय लोग भी जुट गए हैं। ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन अनशन, चाहे वह महीना हो, 1.5 महीना हो, यह संकल्प के साथ हम लोग बैठे हैं कि जब तक परिणाम सामने नहीं आता है तब तक हम लोग ये अनशन का काम करेंगे। और जब तक अनशन चलता रहेगा तब तक हम लोग इसी तरह हजारों व्यक्ति प्रतिदिन धरना पर बैठने का काम करेंगे अनशनकारियों के समर्थन। सलखुआ और सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बसी एक बड़ी आबादी को हर छोटे बड़े काम के लिए कोसी नदी पार करके जाना पड़ता है। बड़ा बाजार भी नदी के उस पार है और ब्लॉक मुख्यालय भी। सो लोग इस तरह नावों में भरकर हर रोज नदी पार करते हैं। नाव की ये सवारी कई बार खतरनाक भी साबित होती है। पुल न होने की वजह से लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं, लेकिन अब उन्होंने इस मुद्दे पर आर या पार की ठान ली है। हम अपने बच्चे के इलाज के लिए स्कूल को मांग रहे हैं, हम अपने को मुक्त होने के लिए स्कूल को मांग रहे हैं। ये मांग हम लोगों का मौलिक मांग है। पुल के लिए मांग तेज होता देख अब राजनीतिक दलों के नेता भी समर्थन में आगे आने लगे हैं। खगड़िया के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चौधरी महबूब अली कैसर ने तो ये कहा कि अगर बिहार सरकार NOC दे तो पुल केंद्र सरकार बना देगी। तो कम से कम बिहार सरकार NOC दे दे ताकि दिल्ली से हम उसकी कोशिश करें। हम ये वादा करते हैं कि 100% हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद है कि वहाँ से पैसा मिल जाएगा, पैसे की कमी नहीं है वहाँ पर। मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने फोन कर अनशनकारियों से बात कर उनका समर्थन किया और मुद्दा मौजूदा सत्र में उठाने की बात की। वैसे पुल के अलावा भी इस इलाके के लोगों की कई शिकायतें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का साफ पानी, बिजली और पक्की सड़क के इंतजाम बहुत खराब हैं। लेकिन लोगों ने पुल बनाने की मांग के साथ अपने हक की मांग की मुहिम शुरू की है। अगर पुल बनता है तो सहरसा के इस इलाके की खगड़िया और पटना से दूरी भी काफी कम हो जाएगी। सहरसा से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।